हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2015 के प्रथम और द्वितीय दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस सेट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज होती है, जिसमें से आपको मिनिमम 95% आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रीवियस से ही होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी मेहनत के बदौलत मैं चाह रहा हूँ कि आप जो 95% से भी ऊपर यानी 100% वीडियो आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट सिटिंग 2015 का, कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे समय दिया हुआ 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और आवेश का मान जो दिया हुआ वो 120 कूलम। तो धारा का जो है फॉर्मूला आता है I = Q/T। तो Q यानी आवेश का वैल्यू मेरा जो है 120 कूलम है, और जबकि मेरा समय का जो वैल्यू है वो 60 सेकेंड है। तो अब यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो 2 एम्पियर। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है दिया हुआ है कि 2 एम्पियर। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो है बी आंसर जो है सही हो जाएगा कि 2 एम्पियर जो है इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। तो प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, इसी इसको प्रिज्म कहा जाता है, जो जो प्रकाश को जो है अपवर्तन के बाद 7 वर्णों में विभक्त कर देता है, और वही 7वां वर्ण जिस पट्टी पर उतारा जाता है उसी पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध यानी आर, तो आर का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। एसआई मात्रक यानी यूनिट जिसमें प्रतिरोध को नापा जाता है। तो यहाँ पर जो है और भी चीज़ दिया हुआ है, जूल। तो ये जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। वोल्ट विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक है। ओम आपको पहले बता दिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक जो कि पहले भी दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो इस तरह से प्रतिरोध ये का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी यानी ओम हुआ आपका आंसर। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है वो एमीटर से की जाती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट की गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ धारा की उपस्थिति को बताता है, ना कि धारा को ये मापती है। तो इसीलिए तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है एमीटर से किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर से जो है विभवांतर को नापा जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि समतल दर्पण जो है वो सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा भी बनाता है प्रतिबिंब, छोटा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो है सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप ही सोच ही सकते हैं दाढ़ी क्योंकि छोटी छोटी बाल होती है उसे बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। क्योंकि अवतल दर्पण के नज़दीक में अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो वो नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब वो बड़ा और सीधा बनाता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह जो है नहीं होता है। एमीटर में भी जो तार जो है पॉजिटिव नेगेटिव करके जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर में भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुंडली में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती है, उसको हम जिसमें जोड़ें वो उसी का रूप ले लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दर्शाया होता है। जबकि विद्युत सेल में इसके पेंदी में जो है वो नेगेटिव होता है
और उसके ऊपर में जो पीतल की टोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो हुआ वो कुंडली हुआ। तो अब जो है आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगाया जाता है। एक उत्तल लेंस होता है जो बड़ा होता है जिसको हम अभिदृश्यक बोलते हैं, और ये बड़ा लेंस होता है जो अभिदृश्यक होता है, और एक छोटा लेंस होता है जिसको नेत्रिका कहा जाता है। तो इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तुतिया यानी जिसको जो है हम लोग जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। उसके बाद आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन लवण है। दोस्तों यहाँ पे लवण की बात किया जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, जो कि पोटेशियम सल्फेट है। ये पोटेशियम सल्फेट लवण है। बाकी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो ऐसे नाम से ही पता चलता है कि एसिड है ना, जो कि एक अम्ल है, और ये दोनों क्षार है। लवण क्या है, तो सिर्फ पोटेशियम सल्फेट जो है ये लवण है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो नाइट्रोजन जो है उसका जो परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे तो 2, और इसका बाह्यतम कक्षा में बचा 5। अब जो ये 5 है, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अपना, ये जो है बाह्यतम कक्षा में ये पूर्ण जो है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये सहसंयोजक बंधन जो है ये 3 हुआ, और आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको संगमरमर कहा जाता है। और दूसरा बी नंबर में मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट, सॉरी, इसको जो बोलते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण। तो वन में लकड़ी मिलता है, पेड़ पौधा है तो लकड़ी मिलता है, इसमें ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी, यानी C12H22O11 है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया C6H12O6, जो कि ग्लूकोज, जो चीनी का रूप होता है यानी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, ये ग्लूकोज है। लेकिन चीनी जो है ये है सी नंबर। उसके बाद इधर जो है इसका ए नंबर जो है इसका ए नंबर में जो है इसका जो एसिटिक अम्ल है जो C3COOH है, एसिटिक अम्ल जिसको एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। दूसरा जो है लास्ट में जो है ये हमारा इथेनल है जिसको इथेनल कहा जाता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये मिथाइल ऑरेंज जो है, ये मिथाइल ऑरेंज एक मानव निर्मित जो है सूचक है, और सूचक जो कि अम्ल या क्षार को जो है जानने के लिए, कोई पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय है जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज है जो एक मानव निर्मित जो सूचक है। अब ये जो होता है ऑरेंज, यानी ये जो है हमारा जो होता है नारंगी रंग का एक तरल द्रव होता है, यानी लिक्विड होता है ना। तो ऑरेंज कलर का होता है यानी नारंगी रंग का होता है। तो अब इससे हम जो है जानेंगे, अगर इसको हम क्षार के साथ
अगर अभिक्रिया कराएंगे तो पीला हो जाएगा, और अगर हम जो है इसका जो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जब वो एक क्षार है, तो आपको पहले बता दिए कि क्षार के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज का हम अगर कराएंगे तो वो पीला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा आंसर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, अगर यही कोई अगर जो है अम्ल के साथ अगर करते तो ये लाल हो जाता है, ये क्षार के साथ किए तो ये पीला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधा जो है वो स्वपोषण करता है, वो स्वपोषी कहलाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए अब जो है जो वहाँ पर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य की प्रकाश भी जरूरी है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब भी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से निकलती है ना। यहाँ पे दो तरह के जो है सॉरी, यहाँ दो तरह के जो है हार्मोन निकलता है। तो ये दो जो हार्मोन निकलता है, इस दो हार्मोन में से एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो है ये चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कम करता है। रक्त में चीनी की मात्रा को ये कम करता है, कंट्रोल करता है। जबकि ग्लूकागोन चीनी की मात्रा को और प्रोटीन को, वसा को वो बढ़ाता है। ये चीनी की मात्रा को, प्रोटीन को ये इंसुलिन घटाता है, कंट्रोल करता है, और ये ग्लूकागोन वो बढ़ाता है। इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के जो ऑपोजिट कार्य करके जब ब्लड में चीनी की मात्रा को बनाए रखता है। तो अगर जो इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकागोन अधिक काम करेगा, जिससे चीनी की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होगा। घेंघा रोग जो कि आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन यानी नाटा जो होता है ये पीटीटी ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो है ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर कम अगर बहता है तो आदमी नाटा होता है, अगर सामान्य रूप से बहता है तो मीडियम होता है, अगर ज़्यादा बहता है तो आदमी लंबा होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र जो है तीन तरह के नलिका होती है, वाहिनी जिसको बोलते हैं। तो धमनी, शिरा और रक्त केशिका। उसके अलावा धमनिका और जो है सिरिका भी होती है। तो मुख्य तो वो तीन है। तो इस तरह से वैसे अगर टोटल जोड़े तो पाँच है। उसमें बहती जो एक बंद नली है। लेकिन कॉकरोच जो कि देखिए कि आप एक नाइन्थ में पढ़े होंगे कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वो जो है संघ जो होता है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में जो है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो कॉकरोच जो उसी आर्थ्रोपोडा का भाग है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है कॉकरोच हो जाएगा। जबकि मनुष्य, घोड़ा और ऊँट में जो है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरो एच का संबंध, सॉरी यूरो एच यानी यूरो 2 होना चाहिए, यूरो 2 है। यूरो 2 क्या होता है? यूरोपीय यूनियन ने शीशा रहित वाहनों का प्रयोग को अनिवार्यता किया था। ये यूरो जो है का जो स्थापना जो है 1992 में किया था, जिसको यूरो 1 नाम दिया गया था। जिसमें कि ये निर्णय लिया गया था कि वाहन जो अब शीशा रहित ईंधनों, वाहनों में शीशा रहित ईंधनों का प्रयोग किया जाए, और वैसा जो है वाहनों का उपयोग किया जाए जिसमें शीशा वाला जो ईंधन का उपयोग नहीं होता है। ये जो हम पेट्रोल, डीजल ये सब जो यूज करते हैं, इसके जलने से शीशा वाले जो है कार्बनिक पदार्थ निकलते, जो एसिड रेन के लिए और जो है हमारे सांस के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक है। तो ये जो है यूरो 2 जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो 1 1992 में हुआ था, और ये यूरो 2 1996 में हुआ था। फिर यूरो 3 2000 ईस्वी में हुआ था, यूरो 4 जो 2005 इसी तरह से आगे हुआ। तो ये वायु प्रदूषण ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय जिसको कोई, वो पदार्थ जिनको कोई तत्व विखंडित नहीं कर सकता है,
यहाँ पर जो है आएगा आंसर जो है DDT, जिसका जो है फुल फॉर्म है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, है ना, जो एक कीटनाशक है, यानी कीटाणु को मारने के लिए किसान लोग जो है खेतों में इसका छिड़क करके इसका उपयोग करता है। अब तो इस पर बैन लग गया, अब इसका उपयोग नहीं होता है। उसके बाद कागज़ आसानी से सराया गला जाता है, वाहिद मल, वो तो हो गया। चलिए, क्लोरोफिल वर्णक होता है, ये यहाँ ऑप्शन हरा नीला लाल, ये हरा ही होगा आंसर इसका। और कुछ जो है वो भूरा और पीला भी होता है, यहाँ पीला ऑप्शन नहीं, अगर पीला रहता तो फिर दोनों ऑप्शन होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन में आ गए हैं कि कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन क्या होता है कि अगर उदासीन तार और मेंस तार दोनों का जो ऊपरी कवर होता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का कवर किसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो दोनों तार अगर आपस में जुड़ जाता है तो उसी को बोलते हैं लघु पथन, जिसमें बहुत ज़्यादा चिंगारी होती है, आग भी लग जाता है। इस स्थिति में, लघु पथन की स्थिति में जो है प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, तो यानी विरोध, धारा का विरोध करना जो है लगभग वो जीरो हो जाता है, कोई विरोध नहीं होता, जिसके वजह से धारा अत्यधिक बहने लगती है, बहुत ज़्यादा धारा बहने लगती है। इसका ऑप्शन नंबर तब ए हो गया कि अत्यधिक धारा का मान जो अत्यधिक हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा, यानी आर का वैल्यू निकालने के लिए कहा। अभी तुरंत हम बोले हैं आर, आर जो होता है ये ओम के नियम से आर इक्वल टू होता है V/I, तो V हमारा कितना है 220 है, I यानी कितना है 2 एम्पियर है, अब काटेंगे कितना होगा 110, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया B 110 ओम, है ना। हम पहले ही बताए प्रतिरोध का जैसा ही मात्रक ओम होता है, तो 110 ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई बट्टे साइन आर, आपको हम जो है पहला ऑब्जेक्टिव में, सॉरी, एक क्वेश्चन में बताया है पहला सेट में कि साइन आई और साइन आर जो होता है वो नियतांक होता है, जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है n/1, है ना, अपवर्तनांक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है ना, 1 किलोवाट घंटा, ये H/आवर यानी घंटा है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, 1000 वाट बराबर जो हमारा 1 किलोवाट होता है, और घंटा यानी 60 मिनट, और पर मिनट जो है 60 सेकेंड, 1 किलो यानी 1000 हमारा हो गया वाट। उसके बाद हम इसको 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर जो है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 के 36 और 1 36 के 36 और 5 जीरो 36 लाख, तो 36 लाख यानी 36 पर 5 जीरो। अब यहाँ 3 पर जो एक पॉइंट 3 से जो है बाद जो पॉइंट दे करके उसको जो है बनाया, तब क्या ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा, जो 1 किलोवाट प्रति घंटा इतना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा पहले भी बताएं कि ये जो हमेशा सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद विभवांतर का एसआई मात्रक पहले भी बताएंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, जबकि ओम प्रतिरोध का। उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, अभी तुरंत जो है यहाँ पे आया है कि सोडियम कार्बोनेट, पहले भी सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, है ना, और ये सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ सोडियम जो है इसमें जो है होता है चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद ये जो है जो दूसरा नंबर जो है Na2CO2, है ना, ये जो सोडियम कार्बोनेट हो गया, उसके बाद सोडियम क्लोराइड हो गया।
उसके बाद कहता है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को किसको सूचित किया जाता है? तो सबसे पहले कि कार्बोनिल समूह होता क्या है। कार्बोनिल समूह जो द्विबंधन समूह होता है जिसमें ऑक्सीजन के एक अणु कार्बन के दो अणु से संबंध बनाता है, उसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। कार्बोनिल समूह को इस तरह से दर्शाया जाता है, यानी C इक्वल टू O, ये कार्बोनिल समूह हो गया। तो उसके बाद उसी तरह से होता है, ये जो है CHO जो है इसके द्वारा जो है फॉर्मिल समूह जो को दर्शाया जाता है। फिर COOH को जो है कार्बोक्सिल समूह कहलाता है। उसके CCl2 जो है कोबाल्ट क्लोराइड यानी फेसिजिन जो समूह कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो C2H5OH होता है, जिसको इथाइल अल्कोहल यानी इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH होता है। ठीक है, इसमें CH3OH जो होता है ये मेथेनॉल होता है, जिसका भी फॉर्मूला उसका भी फॉर्मूला ये होता है। और C2H6O6 जो होता है डाईमेथाइल ईथर होता है। और C2H2OH होता है इथेनॉल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक वही यौगिक होता है जो किसी विलयन में धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक जो है ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये ऑप्शन नंबर C कैल्शियम क्लोराइड है। उसके बाद कहते हैं आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। शून्य समूह को ही निष्क्रिय गैस कहा जाता है। शून्य समूह जैसे हीलियम हुआ, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जियोन हो गया, रेडॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब शून्य समूह यानी निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हो गया हीलियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी ये जो C जो है ये 4H के साथ ये बंधन बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो सहसंयोजक बंधन जो हो गया ये 4 हो गया। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अवकारक नहीं है। तो यहाँ पे अवकारक जो नहीं है H2S होता है। अवकारक वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को का त्याग करता है, वो अवकारक कहलाता है। आगे नहीं दिखा रहा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर निम्न कहता है कि निम्न में से जो है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल और जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो मुकुलन क्या होता है, जब कोई जनक से एक प्रवर्ध के रूप में निकलता है तो वो प्रवर्ध फिर जो है वृद्धि करके जो है वो अपने जनक से जो है अलग होकर के एक नया जीव का निर्माण करता है, उसी को मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इष्ट जो है ये अलैंगिक जनन में जो है ये मुकुलन विधि से जो है जनन करता है इष्ट। तो इसका आंसर यहाँ इष्ट हो जाएगा मुकुलन। और जबकि प्लाज्मोडियम में जो है बहुखंडन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है, यानी विखंडन का जो है दो रूप जो होता है, एक जो है द्विखंडन और एक बहुखंडन। तो अमीबा द्विखंडन और प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जबकि आइनोस्फेयर उसके जस्ट ऊपर होता है। एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर वाला परत, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में पाया जाता है। तो परागकोश जो है फूल का जो है नर भाग होता है परागकोश, और जबकि यहाँ पर जो है स्टिग्मा ये फीमेल पार्ट होता है। यहाँ क्या होता है कि जैसे ये फूल है, ये फूल है, ये इसका बाह्य दल पुंज हुआ। अब यहाँ पर जो है इस तरह से ये जो है ये जो हो गया ये स्टिग्मा हुआ है ना, जिसको जो है वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये में जो है स्टाइल हुआ, जिसको वर्तिका बोलते हैं। ये ओवेरी यानी अंडाशय हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा ये फीमेल पार्ट हुआ।
अब यहाँ पर जो पराग कोश है ये मेल पार्ट होता है, जो कि इस तरह का होता है। यही वाला भाग जब परागकोश होता है और इसी परागकोश में परागकण पाया जाता है। अगर फूल को अगर पकड़े पाउडर के रूप में जो लगता है वही परागकण है, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जबकि स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है? फीमेल पार्ट में। ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र होता है। दलपुंज, ये जो दलपुंज है, जिन जो फूल की जो पंखुड़ी होती है वही दलपुंज होता है। और यहाँ पत्ती टाइप का जो हरा जो नीचे में होता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि ग्वाइटर यानी अथवा घेंघा जो है पनपता है ना। तो घेंघा रोग जो है पहले ही बताएं कि आयोडीन की कमी से होती है घेंघा रोग, है ना। जबकि रक्त की कमी जो है एनीमिया कहलाता है ना। उसके बाद मोटापा जो होता है वो जो है स्टेरॉइड्स, उसके जो है कोलाइड्स, ये सब जमा हो जाने की वजह से। अब जो है अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें, और आपकी जो है मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी इनका लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।